कभी कभी लड़की को 3 दिन पीरियड होगा मगर बहुत हैवी होगा, किसी को 7 दिन होगा या 10 दिन होगा मगर थोड़ा 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 होगा, वो भी अब नॉर्मल है। सेक्सुअली एक्टिव होना पीरियड्स के वक्त, ये कहाँ तक सही है? हम जब घर से निकलते हैं हम सिग्नल देखते हैं, रेड यानी क्या, स्टॉप। मुझे बोलो पीरियड में अगर अचार की बर्नी छुए ये तो कैसे अचार खराब होएगा। पीरियड के ब्लड से फेस मास्क बनाने से काफी अच्छा ग्लो आता है। साइंटिफिकली तो मैं इसको बिल्कुल ना 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 और ना ना। हस्बैंड चाहता है कि मैं सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हूँ मगर मुझे तो बिल्कुल ड्राइनेस है, तकलीफ होती है, पेन होती है। नमस्कार, मैं हूं सत्या आपके साथ। आज हम एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक है। हर महीने हर लड़की को वो दर्द झेलना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स की, जिसे माहवारी या फिर मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजना धानू, जो कि एक गायनो हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी में। हेलो, नमस्ते सभी व्यूअर्स को, हमारा नमस्ते। ओके, सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैम पीरियड्स होता क्या है? पीरियड एक साइक्लिकल ब्लीडिंग यानी हर महीने ब्लीडिंग आने की जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वो बच्चा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी एक लड़की में आ जाती है। और ये इसका लेंथ हम डिपेंड करता है हर लड़की के एज के हिसाब से, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपने अभी एक साइकिल की बात करी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, ये क्या साइकिल क्या है? तो हर लड़की को पीरियड हर महीने आना चाहिए। कभी किसी लड़की को 23 दिन में पीरियड आ जाते हैं, किसी को 25 दिन में आते हैं, किसी को 28 दिन में आता है और किसी को 35 दिन में आते हैं। तो हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड होता है। किसी को 25 to 35 डेज तक, 23 to 35 डेज तक अगर पीरियड आता है ये नॉर्मल है। मगर 23 से पहले यानी 15-15 दिन में पीरियड आना या हर 8 दिन में पीरियड आना या 35 दिन के बाद, यानी कभी कोई लड़की कहती है कि मुझे 40, 45, 60 दिन तक पीरियड नहीं आते, 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आते, ये एबनॉर्मल हो जाता है। ओके, क्या वजह हो सकती है इतना लंबा पीरियड्स ना आने की? तो पीरियड ना आने की वजह एक तो हार्मोनल है और दूसरी है पीसीओडी। ऑलमोस्ट 4 में से 1 लड़की को आज पीसीओडी है। पीसीओडी क्यों होता है और पीरियड क्यों होता है कि जब किसी लड़की का पीरियड शुरू हो जाता है तो उसका अंडा जो है अंडाकोश से वो रिक्रूट हो जाता है कि 14वें दिन को वो रिलीज होगा। जैसे ही अंडा रिलीज होता है अपने यूट्रस को सिग्नल मिल जाता है कि 14 दिन में उसको पीरियड आना ही चाहिए जब से अंडा छूटा, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ओव्यूलेशन होता नहीं है। तो अगर ओव्यूलेशन हुआ नहीं तो बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता है, बॉडी को सिग्नल नहीं मिला तो लाइनिंग ग्रो 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 होते जाती है और फिर 30 दिन में, 60 दिन में, 45 दिन में, 70 दिन में कभी कभी पीरियड नहीं आते। तो ये फिर मुसीबत हो जाती है, क्योंकि लड़कियां कहते हैं कि मुझे पीरियड आता नहीं और जब आता है तो बाढ़ जैसे ब्लीडिंग आती है, बहुत पेन होता है और मुझे ऑलमोस्ट फिर 15-20 दिन तक ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, इस पे आपने बात करी। ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? तो एक बहुत आसान सा टिप है कि अगर किसी लड़की को मेंसेस में क्लॉटिंग हो रही हो, यानी ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग है। मेंसेस मतलब पीरियड, महावरी में अगर उसको क्लॉटिंग होता है, जैसे कि वो बाथरूम जाती है और देखती है पॉट में तो उसको क्लॉट्स गिर रहे हैं, या फिर पैड देखती है तो उस पर जेली जैसे क्लॉट्स हैं, या अगर वो पलंग से उठती है और हैवी ब्लीडिंग है और चद्दर पे या पैंटी पर या पैजामे पर ब्लीडिंग है, ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग है। पूरी साइकिल में यानी पूरे 3 दिनों में या 4 दिनों में एक लड़की का मेंस्ट्रुअल फ्लो सिर्फ 80 ml तक होना चाहिए और वो फ्री फ्लो होना चाहिए। अगर इसमें क्लॉटिंग है यानी पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो गर्भाशय है उसकी जो लाइनिंग है एक फिब्रिनोलाइटिक यानी उसको क्लॉट ना होने की कैपेसिटी रखता है, मगर जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो वो यूट्रस से जो सिक्रीटिंग फिब्रिनोलाइसिन होता है वो एक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होता है। तो जब भी मेरे पास कोई लड़की आती है और कहती है कि डॉक्टर मेरे पीरियड्स तो रेगुलर है, तो मैं पूछती हूँ बेटा आपको क्या क्लॉटिंग होती है? तो कहती है हाँ मगर वो नॉर्मल है। क्लॉटिंग नॉर्मल नहीं है, ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि क्लॉटिंग होती रही तो पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा।
ओके। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि पीरियड्स कुछ लोगों को 3 दिन होते हैं, कुछ को 4 दिन होते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन भी होते हैं। इसमें से नॉर्मल क्या है और किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि मतलब कितने दिन होना चाहिए पीरियड? कभी कभी लड़की को 3 दिन पीरियड होगा मगर बहुत हैवी होगा, जैसे मैंने कहा बहुत क्लॉट्स हैं। किसी को 7 दिन होगा या 10 दिन होगा मगर थोड़ा 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 होगा, वो भी अब नॉर्मल है। तो यूजुअली 3 या 4 दिन तक पीरियड होना चाहिए और क्लॉटिंग ना होना चाहिए। ये एक नॉर्मल और आइडियल पीरियड है। ओके। पीरियड में क्या चीज़ यूज़ की जाए? आजकल बहुत कुछ आने लगा है। पहले स्टार्टिंग में कपड़ा यूज़ किया जाता था, जब नॉलेज ज़्यादा नहीं थी लोगों को, कपड़ा यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे पैड्स हुआ, फिर टैम्पून्स आए, देन अभी मेंस्ट्रुएशनल कप्स हैं एंड पैंटीज़ भी आने लग गई हैं। तो क्या ज़्यादा सेफ़ है, क्या ज़्यादा साफ़ सफाई और हाइजीन को मेंटेन करते हुए इस्तेमाल करना चाहिए? तो आइडियली हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पैड्स यूज़ करती हैं। अब जब लड़कियां ऑफिस के लिए निकलती है या जो भी है, मैं कहती हूँ कि हर 4 या 6 घंटे में पैड चेंज करना ज़रूरी है। कभी कभी लड़कियां कहते हैं कि ओ मेरा पैड इतना सोक नहीं हुआ पहले दिन, तो मैं वही पैड पूरा दिन पहने रही नेक्स्ट मॉर्निंग तक। वो गलत है, क्योंकि थोड़ा भी मेंस्ट्रुअल ब्लड रहा उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वो फिर एक स्मेल या ओडर देती है बॉडी को। तो जब भी आपको ब्लीडिंग है, आपने हर 3 से 6 घंटे को पैड चेंज करना ज़रूरी है। अब जो लड़कियां एथलीट्स हैं या जो स्विमिंग के लिए जाती है या कोई स्पोर्ट्स में है या एक्सपीडिशंस के लिए जा रही है या फिर मॉडल्स है जिनको कपड़े बहुत ऐसे पहनने पड़ते हैं कि जहाँ पर पैड शो नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए टैम्पॉन्स आसान होता है। टैम्पॉन, व्हाट इज टैम्पॉन? टैम्पॉन एक बहुत कंप्रेस्ड कॉटन का एक छोटा सा ऐसे विक जैसे होता है जो इजीली वजाइना में जा सकता है। छोटे टैम्पॉन्स भी होते हैं जो यंग लड़कियां भी पहन सकती है और इसका एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी अच्छा होता है, जो 4-6 घंटे में निकालना पड़ता है। टैम्पॉन निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका में ऐसे केसेस हुए हैं जिसको हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यंग लड़कियां भूल गए हैं कि टैम्पॉन अंदर रह गया है और फिर उसमें इन्फेक्शन होकर पेशेंट सेप्सिस में जाकर उनको आईसीयू में एडमिट करके कभी कभी डेथ भी देखी गई है अमेरिका में। इसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके लिए अगर आप टैम्पॉन यूज़ करते हो या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आपको इसको वक्त वक्त पे निकालना ज़रूरी है। कप का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? कप का इस्तेमाल ये है कि इसको अंदर वजाइना में फिट करना चाहिए। यूजुअली ये लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होती है या इनका हाइमेन इंटैक्ट नहीं होता है। ये छोटा कंप्रेसिबल छोटा सा कप होता है और ये दिन में 1 या 2 बार निकाल के उसको एम्प्टी करके वापस लगा देते हैं, तो उनको क्लीन लगता है, हाइजीनिकली अच्छा लगता है, बाहर स्मेल नहीं आती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपने हाइजीन के लिए यूज़ कर सकती है। ज़्यादा इजी कौन सा वाला माना जाए? हर लड़की का एक एक चॉइस है डिपेंडिंग ऑन हर लाइफस्टाइल, बट हम जो देखते हैं कि जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, आजकल मेंस्ट्रुअल पैंटीज भी आई है तो वो भी हेल्प करती है। ओके। अच्छा, हमने बात करी पीरियड्स में पेन की, तो ये पेन बहुत ही दर्दनाक होता है। ये इस पेन को बचने के लिए क्या किया जा सकता है और ये क्यों होता है दर्द इतना? देखो सत्या, अगर हम 10 की मात्रा पर हम अगर स्कोरिंग करते हैं पेन की, तो 1, 2 या 3 तक अगर पेन हो ना ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग में प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होता है जिससे थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग होता है। मगर अगर एक लड़की को इतना पेन है कि वो ऑफिस ना जा सके, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रहा है, तो ये अब नॉर्मल है। पेन किलर टाइप की चीज़ हम लेते हैं तो इससे कुछ आगे चल के प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती? कोई नहीं होते। अगर बहुत लिया तो एसिडिटी हो सकती है, यही बात है। और आजकल की लड़कियों में आप देखते हो स्लीप डिप्रिवेशन है, सोती नहीं है, ज़्यादा कॉफ़ी पीती है, फिर एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, तो पीरियड्स में जो पेन होते हैं कह सकते हैं एसिडिटी की वजह से ही होते हैं? मतलब नो, पेन किलर लेने से एसिडिटी हो सकती है तो कुछ खा के पेन किलर लीजिए। अच्छा, ये कुछ घरेलू नुस्खे लोग करते हैं, लाइक अजवाइन का पानी पीना या फिर हल्दी वाला पानी पी लेना, कुछ तो भी मतलब घर वालों ने बता रखे हैं बड़ों ने, तो उससे कुछ रिलीफ मिलता है या फिर ये भी मिथ है? ये हम कहते हैं ये ऑल्टरनेट थेरेपीज है, यानी कभी कभी यानी 20% तक ये असर कर सकती है। तो अगर उसमें लड़की को ठीक लगता है तो ठीक है, मगर अगर जेन्युइन प्रॉब्लम कुछ हो तो फिर ये घर के होम रेमेडीज से ये फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना और गुस्सा आना, चॉकलेट्स की क्रेविंग होना, आइसक्रीम की क्रेविंग,
चाय की क्रेविंग होना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्यों होती है और ये जेन्युइनली होती है या फिर ऐसे ही मतलब नखरे हैं कह सकते हैं? इसको इंग्लिश में या हमारी मेडिकल लैंग्वेज में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। और यूजुअली हम देखते हैं कि लड़कियां सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड यानी 15-17 दिन होने के बाद चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोना धोना, आर्ग्यूमेंट, फिर कहती है मैंने खाली फुकट झगड़ा मोल लिया, फिर बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, पीरियड आने के बाद मैं शांत हो गई, डॉक्टर मुझे इतना क्रेविंग होता है कि मैं रात को उठ के चॉकलेट्स खाती हूँ, सुबह देखती हूँ तो 8-10 चॉकलेट के रैपर्स पड़े हुए होते हैं, या मीठा मीठा खा लेती हूँ या आधा टब आइसक्रीम खा लेती हूँ। इसको शुगर क्रेविंग कहते हैं, मूड स्विंग्स कहते हैं, और ये कभी कभी प्रोलैक्टिन एक्सेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है अपनी बॉडी में जो मिल्क हार्मोन है, और ये बहुत बार पीसीओडी में राइज हो जाता है, और इसकी वजह से लड़कियों को पीरियड के पहले ब्रेस्ट पेन होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ब्लोटिंग, चेहरे उठते ही लगता है कि चेहरा सूजा हुआ है, लोअर एब्डोमिनल ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सब लक्षण जो है ये हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के या पीएमएस के होते हैं। अगर ये एक लेवल के बाहर चले गए, कभी कभी हम देखते हैं कि इतना इरेटिक यानी इतना अबनॉर्मल बिहेवियर ये लड़कियों का हो जाता है कि कभी इनको सुइसाइडल, होमिसाइडल इंस्टिंक्ट्स भी हो जाती हैं, और कभी कभी ये इतनी सस्पिशियस हो जाती है कि हस्बैंड का फ़ोन चेक करो, बॉयफ्रेंड का फ़ोन चेक करो, फिर मेरे बारे में ऑफिस में कोई लड़कियां बात कर रहे हैं क्या। तो ये सब ऑलमोस्ट लाइक स्किज़ोफ्रेनिक बिहेवियर इनका हो जाता है। तो ऐसी लड़कियों को हेल्प देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लड़कियों को जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं, वक्त से पहले पीरियड्स हो जाना वो कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरीके से उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए? तो सत्या, यूजुअली हम जो पैटर्न देखते हैं, पहले 11-12 साल में पीरियड आता था, अब हम देखते हैं कि लड़कियों की को 10, साढ़े 10 साल से 11, साढ़े 11 साल के बीच पीरियड आता है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। मगर कोई ऐसी लड़कियां हैं जिनको 6 साल में, साढ़े 6 साल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पूरे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप बोलते हो वो दिखने लगते हैं, बाल आना शुरू हो जाता है बॉडी पर, और फिर कभी कभी मेंस्ट्रुएशन भी हो जाता है। इसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ऐसे कहते हैं, और ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो हम हमेशा, मैं बहुत सारी स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए जाती हूँ, तो हम हमेशा सब टीचर्स को कहते हैं कि अगर आपको किसी यंग लड़की के ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स नज़र आए तो आपने तुरंत पेरेंट टीचर मीटिंग में इसको एड्रेस करके पेरेंट्स को बाजू में बुलाकर फिर उनके गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि ये जो लड़कियों का पीरियड इतना जल्दी शुरू हुआ है, इसके मेडिकल इश्यूज अलग है और इसके सोशल इश्यूज अलग है। ये लड़की अगर इस उम्र में है तो उसका मेंटल स्टेट 6, साढ़े 6 साल की लड़की का है, मगर उसकी बॉडी अगर बढ़ रही है तो ये किसी गलत की मीन्स आदमी की नज़र में शिकार हो सकती है, तो जिसको सेक्सुअल प्रेडेटर्स कहते हैं। तो इसके लिए उसको वार्न करना पड़ता है, और फिर गुड टच बैड टच के लिए एम्फसाइज करना पड़ता है। और इनको जब हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं तो वो ऐसे इंजेक्शंस देकर ये पीरियड को डिले करते हैं जो सेफ है वो लड़की के लिए। तो 10-11 साल तक इसका पीरियड हम डिले करके फिर उसका पीरियड नेचुरली ग्रो करते हैं, क्योंकि इतने यंग उम्र में अगर उसका पीरियड शुरू हुआ तो उसकी हाइट स्टंट हो जाएगी, उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, और बाकी की चीज़ें फिर उसकी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। जैसे हमने कहा बहुत जल्दी पीरियड आना प्रॉब्लमेटिक है, वैसे जल्दी पीरियड जाना भी प्रॉब्लमेटिक। मैं आने ही वाली थी मेनोपॉज पे कि जल्दी पीरियड जाने को मेनोपॉज कहा जाता है। तो जब आपको पीरियड्स जाने लगते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उस वक्त बॉडी में, और ये जल्दी जाना कितना खतरनाक हो सकता है? एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जब हम लड़कियां अपनी मम्मी के गर्भ में लड़की होना डिसाइड हुआ था, तब हमारी ओवरीज में हमारे नंबर ऑफ एग्स डिसाइडेड होते हैं। जब हमारा पीरियड शुरू हो जाता है तो वो धीरे 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 एग्स निकलकर ख़त्म होने लगते हैं, और जब ये पूरी तरह से ओवेरियन फंक्शन ख़त्म होता है, इसको मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, मेनोस यानी पीरियड और पॉज यानी फुल स्टॉप, हम सबको मालूम है पॉज। तो जब पीरियड टोटली ख़त्म हो जाते हैं, और इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? एक FSH नाम का हार्मोन है जो 20 की मात्रा के ऊपर चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो
पूरी तरह से पीरियड जाना, जहाँ पर जिस लड़की का FSH वैल्यू मोर देन 20 रहेगा, इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी लड़कियों को पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं आते, प्रेगनेंसी के बाद में नहीं आते, हार्मोनल रीजंस की वजह से नहीं आते, कभी थायराइड की वजह से नहीं आते, कभी प्रोलैक्टिन की वजह से नहीं आते, कभी PCO, सो दैट इज नॉट मेनोपॉज। तो जब आपका परमानेंट पीरियड चला जाता है, इसको मेनोपॉज कहते हैं। नॉर्मल एज फॉर मेनोपॉज है बिटवीन 41, तो और आजकल हम देख रहे हैं कि 56 ईयर्स तक भी, क्योंकि लड़कियों की औरतों की अच्छी सेहत है, दे आर एक्सरसाइजिंग, डाइट अच्छा ले रहे हैं, तो 56 ईयर्स तक भी वो मेनोपॉज नहीं कर रही है। किसी महिला को मेनोपॉज होता है तो उसके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, इवन कुछ क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो नेचर में भी काफ़ी कुछ बदलता होगा, तो क्या कुछ बदलाव आते हैं? तो ये 35 ईयर्स में जो है ओवेरियन फंक्शन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और 40 साल 41 साल तक क्या होने लगता है कि पीरियड थोड़ा इरेगुलर है या पीरियड थोड़ा हैवी जा रहा है, मगर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन जो ओवरी से निकलता है, वो अपने ब्रेन से लेकर तो हड्डी तक और वजाइना तक काफ़ी सारे असर बॉडी पर पैदा करता है। तो पहला क्या है? पहला मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोना धोना, लोअर सेल्फ एस्टीम। बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी बच्चे मेरे लिए केयर नहीं करते हैं, हस्बैंड का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, रोना धोना। फिर लोग कहते हैं इनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। नहीं, ये हार्मोनल इशू है। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एंडोर्फिन और एनकेफ्लिन ऐसे कोई द्रव्य मीन्स सब्सटेंस होते हैं। एंडोर्फिन फील गुड फैक्टर है, एनकेफ्लिन फील बैड फैक्टर है। जब लड़की के पीरियड्स नॉर्मली आते हैं तो इनके एंडोर्फिन्स और एनकेफ्लिन्स बैलेंस्ड होते हैं। हम PMS, हमने कहा पीरियड में चिड़चिड़ापन, गुस्सा क्यों होता है? कभी कभी एनकेफ्लिन बढ़ जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं डार्क चॉकलेट खाओ, मीठा खाओ, तो एंडोर्फिन ऊपर आ जाते हैं, फिर लड़की खुश। सिमिलरली अब मेनोपॉज में क्या होता है? एंडोर्फिन नीचे चले जाते हैं, एनकेफ्लिन ऊपर आते हैं। इसके लिए लोअर्ड सेल्फ एस्टीम, रोना धोना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब होने लगता है। तो इसको हमको हार्मोन सपोर्ट से, इसको डाइट सिर्फ या मीठा खिलाने से नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा हार्मोनल सपोर्ट देना पड़ता है। ये एक। दूसरा, गर्माहट का फीलिंग। औरत कहती है डॉक्टर मैं मीटिंग में बैठी थी और सडनली मुझे पसीने छूट रहे। तो ये दिन में 1 बार, 10 बार या 20 बार या 100 बार भी हो सकता है। कहती है सोशली एम्बैरेसिंग है, रूम का टेम्परेचर तो 18 डिग्री था, मगर मुझे प्रेजेंटेशन करते करते पसीना छूटने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक थर्मोरेगुलेटरी क्लॉक है, एक घड़ी है जो एस्ट्रोजन से इन्फ्लुएंस होती है। अब जब ओवरी का एस्ट्रोजन खत्म हो रहा है तो एस्ट्रोजन स्पर्ट में आ रहे हैं, तो इसलिए हॉट फ्लैश आती है, फिर जाती है, फिर हॉट फ्लैश आती है, फिर जाती है। तो ऐसी लड़कियों को भी हमको फिर हार्मोनल टैबलेट से सपोर्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद में नीचे आ जाओ तो क्या होता है? ब्रेस्ट का फ्लैटनिंग है, क्योंकि आपकी बॉडी में मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हो जाता है, यानी फैट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। औरतें कहती है मेरा तो खाना पीना वही है, मेरा एक्सरसाइज भी वही है, मगर डॉक्टर मेरा पेट छूटने लगा है। सेंट्रीपिटल ओबेसिटी ये मेनोपॉज में देखी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, पिलाटेस करो, जहाँ कोर एक्सरसाइजेस हैं वहाँ पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। फिर लड़कियाँ कहते हैं कि मुझे सेक्सुअल इंटरेस्ट में, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना रहा, क्योंकि हस्बैंड चाहता है कि मैं सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हूँ, मगर मुझे तो बिल्कुल ड्राइनेस है, तकलीफ होती है, पेन होती है। तो ये सब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से है। क्यों? क्योंकि वजाइना जो है वो ड्राई और पतला हो जाता है, उसमें ल्यूब्रिकेशन नहीं रहता है। तो फिर इनको फिर लोकल जेल्स देने पड़ते हैं। फिर रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये सोचो कि हम कश्मीर घूमने गए तो हमारा स्किन तड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मॉइस्चर नहीं है। सिमिलरली जब एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट में और वजाइना में जो है उनकी सेल्स की लाइनिंग थिन हो जाती है, और इसके लिए रेकरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब ये हुए सब अक्यूट मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेनोपॉज, यानी पीरियड ना आना और ये सब होना जो मैंने बताया। मगर डिलेड इफेक्ट मेनोपॉज के क्या है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के? एक तो भुलक्कड़पन होना, अल्जाइमर्स। हम देख रहे हैं कि 60-65 साल की उम्र में लड़कियों को अल्जाइमर्स डिमेंशिया होने शुरू हो गया। एक। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमज़ोर होना। हड्डी में 2 चीज़ें हैं, जॉइंट है और मेन हड्डी का मांस है। अगर ये मेन हड्डी जिसके फाइबर्स ऐसे होते हैं कड़क, जैसे आप जूहू बीच पे घूमने जाओ
वो बच्चे कॉरल बेचते हैं छोटे छोटे, वो उसको गिराओ तो टूट जाता है। सिमिलरली आपकी हड्डी अगर कमज़ोर रही तो कहीं भी गिर गए तो हम सुनते हैं ना बहुत बार, किसी की मम्मी या नानी बाथरूम में गिर गई, टांग की हड्डी टूट गई, ये हड्डी टूट गई। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेनोपॉज का। तो ये हड्डी को मजबूत रखना मेनोपॉज के बाद बहुत ज़रूरी है। जॉइंट खराब हो गया, हम जॉइंट बदली कर सकते हैं, मगर बोन ही खराब हो गया तो आप सोने का या प्लेटिनम का या कोई भी रॉड नहीं लगा सकते हो। आपको हड्डी मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। एक औरत आई थी, मैं बैंड्रा में प्रैक्टिस करती हूँ, लड़का फुटबॉल मैच जीत के आया और उसने आके दादी को हक किया, मम्मा दादी आई गॉट अ प्राइज। दादी आई, फसलियाँ टूटी हुई थी, एक शोल्डर बोन टूटा हुआ था। तो इसके लिए समझना चाहिए और इसके लिए टेस्ट होते हैं, जैसे बोन डेंसिटी की टेस्ट होती है। तो इसमें फिर पता चलता है औरतों की हड्डी कितनी कमज़ोर है। और लास्ट और डिलेड इफेक्ट मेनोपॉज का ये है कि कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको चेकअप करना ज़रूरी। ये हमने ऊपर मेनोपॉज के बारे में आपको बता दिया। मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि पीरियड्स बंद होने के बाद, मेनोपॉज होने के बाद स्किन में झुर्रियाँ पड़ती हैं, क्योंकि कोलेजन कम हो रहा है, आपका एस्ट्रोजन कम हो रहा है, कोलेजन कम हो रहा है। ओके। पीरियड्स में इंटरकोर्स यानी सेक्सुअली एक्टिव होना पीरियड्स के वक्त, ये कहाँ तक सही है? और अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? हम जब घर से निकलते हैं हम सिग्नल देखते हैं, रेड यानी क्या? स्टॉप। सिमिलरली पीरियड में रेड दिखा, स्टॉप। क्यों? क्योंकि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स रखते हो, ये नेचुरल प्रोसेस है कि ये ब्लड को बाहर आना है। जब आपके वजाइना में ब्लड है, मैंने कभी वो कुछ गूगल पे देखा है कि कुछ बाहर वेस्टर्न औरतें कहते हैं कि नहीं, ल्यूब्रिकेशन अच्छा होता है, इसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स पीरियड में सेफ होता है क्योंकि प्रेगनेंसी भी नहीं ठहर सकती है। ये गलत है, क्योंकि जो वजाइना में ब्लड है, अब आप इंटरकोर्स रखते हो और जो यूट्रस की लाइनिंग शेड हो रही है बाहर, इंटरकोर्स की वजह से ये ट्यूब्स की तरफ से पीछे ब्लड जाकर फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं लड़की को, या पेनफुल पीरियड आगे जाकर हो सकते हैं। तो मैं तो टोटली एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कहती हूँ कि ड्यूरिंग पीरियड्स कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, या जितना अवॉइड कर सको बेटर है। घर में कोई पूजा होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में कहा जाता है कि अशुद्ध हो जाते हैं, हम पूजा में बैठ नहीं सकते हैं। तो घर में कोई पूजा है तो लड़कियां टैबलेट्स ले लेती हैं कि पीरियड्स को डिले करने का। वो टैबलेट सही है? कुछ खतरनाक तो नहीं है सेहत के लिए आगे चल के? पहली बात तो मैं समझाना चाहती हूँ अशुद्ध और शुद्ध का क्या स्टोरी था। ओके, पहले ज़माने में मैं बात कर रही हूँ 30, 40, 50, 60 साल पहले की बात, सब घर का काम औरतें करती थी। मेंस्ट्रुएशन में उनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। हमारी सोसाइटी का ये नॉर्म ही था कि औरतों को थोड़ा नीचे दबा के रखा जाए। तो अभी उसको अगर पीरियड में कहें कि बैठ जाओ और हम आपकी सेवा करते, तो औरतों को बहुत एलिवेट किया ऐसे लगेगा। तो उसको क्या है, तुम बाजू में रहो, तुम बैठी रहो, तुम अछूत हो ये 4 दिन के लिए। ये सिस्टम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि उसको आराम मिलना चाहिए, मगर उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस देकर सर पे चढ़ाना नहीं है, ये थिंकिंग थी तब की। मगर अभी ऐसे अछूत जैसा, बट अपने रिलीजियस इसमें तो ठीक है और हम मानते हैं कि वो 2-4 दिन आपने भगवान को ना छुआ आपने तो ठीक है। मगर कभी कभी अभी भी इस एरा में मैं देखती हूँ कि उनको बहुत तुच्छ माना जाता है कि आप पूजा घर में नहीं जा सकती हो, आप खाना छू नहीं कर सकती हो, आप पानी अशुद्ध करती हो, आप अचार अशुद्ध करती हो। आई थिंक इट्स रबिश। ये सब मिथ्स है, इसको हटाना। इवन प्लांट्स को नहीं छुआ जाता है ताकि पौधे मर जाएंगे, इस टाइप की चीजें सब गलत है। मुझे बोलो, पीरियड में अगर अचार की बरनी छुएगी तो कैसे अचार खराब होएगा? अनलेस तो आप गलत चम्मच डाल रहे हो या आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो दिस इज फॉल्स। और ये लड़कियों को फिर थोड़ा सा फिर घर में अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इस टाइम पे जैसे मैंने कहा, जैसे किसी की शादी है और वो पीरियड्स में है और उसने टेबलेट खाई, तो वो जो टेबलेट है वो मतलब पीरियड को पीछे करने के लिए कि कुछ दिन बाद आए, तो वो कैसी मतलब खतरनाक हो सकती है या फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी टेबलेट से? जो टैबलेट्स हम देते हैं वो तो एक तो प्रोजेस्ट्रॉन या कॉम्बिनेशन पिल होती है, जो हम साइक्लिकल पिल जो कहते हैं ना, गर्भ निरोधक गोलियां होती है। अब एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जब भी हम लड़कियों को पीसीओडी के लिए गर्भ निरोधक गोलियां देते हैं या यूजुअली गर्भ निरोधक गोलियां देते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां सिर्फ
कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक कहकर ही नहीं, मगर अनीमिया यानी खून की कमी होने की वजह से, हैवी ब्लीडिंग के लिए, पीसीओडी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए दी जाती है। पीरियड रेगुलेशन, जैसे हमको पीरियड आगे पुश करना है, किसी लड़की को ट्रैकिंग जाना है, किसी को पिलग्रिमेज के लिए जाना है, किसी की शादी है, ये सब सेफ है। क्योंकि जब भी हम पीसीओडी के लिए लड़कियों को टैबलेट बोलते हैं तो मम्मी कहती है कि अरे क्या इसको आगे जाकर बच्चा होने में दिक्कत होएगी। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है ना वो फर्टिलिटी एनहांसिंग है, क्योंकि वो यानी फर्टिलिटी आपकी प्रिजर्व करेगी, बच्चा होने की क्षमता आपकी प्रिजर्व करके रखेगी। ये हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये आपके अंडे स्टोर कर रही है। मैंने क्या बोला, हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज है और ये एक एक 4 अंडे निकल रहे हैं हर साइकिल में, जिसमें से एक अंडा मैच्योर हो रहा है। तो हम जितनी टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देकर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं वो सेफ है लड़कियों के लिए। सिर्फ हर साल पूरी बॉडी चेकअप करना ज़रूरी है जो साइक्लिकली ये पिल ले रही है। 1-2 महीने के लिए आगे पीछे करने के लिए ठीक है, मगर रेगुलरली ये किया तो फिर यूट्रस की लाइनिंग ख़राब हो सकती है। जैसे कभी अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद सडनली लड़कियां टैबलेट ले लेती है कि हाँ अभी मुझे बच्चा नहीं ठहरेगा, फिर वापस थोड़े दिनों के बाद लेती है, तो ये बहुत हानिकारक है। क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या करता है, ये बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, ये इंटरसेप्शन है। गर्भ निरोधक किस प्रकार से है, अंडे और स्पर्म का मेल तो हो चुका है, ये सिर्फ गर्भाशय में उसको चिपकने से प्रिवेंट कर रही है। कैसे? यूट्रस की लाइनिंग को बहुत मोटा करके। मगर इसका साइड इफेक्ट क्या है? लास्ट ईयर मैंने देखा है 5 लड़कियां, ये अंडा गिरने की वजह ट्यूब में बाउंस होकर ट्यूबल प्रेगनेंसी लेकर ये लड़कियां ब्लीडिंग लेकर ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लेकर मेरे पास आई। तो जब भी आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, जो मॉर्निंग आफ्टर पिल कहा जाता है, तो ये मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप टैबलेट सालों साल ले रहे हो, आपका फुल बॉडी चेकअप होकर फिर ही आप टैबलेट्स ले सकते हो। क्योंकि किसी को गॉल स्टोन है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही हम इन टैबलेट्स को लें। कुछ लोग कहते हैं, या फिर कुछ गूगल पे सर्च कर रखा था कि पीरियड के ब्लड से फेस मास्क बनाने से काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। तो क्या सच है ये, और ये क्या है ये, इसके बारे में साइंटिफिकली क्या कहा जाएगा? साइंटिफिकली तो मैं इसको बिल्कुल ना और ना कहूँगी। क्योंकि आप जब फेस के ग्लो के लिए या कुछ ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हो, एक तो आपको स्किन की कंडीशन हो सकती है कि एक्ने है या कुछ है या पिंपल्स है। मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये ब्लड जब वजाइना में से निकलता है, वजाइना एक ओपन ट्रैक्ट है। अगर मैं आपके नाक में से, कान में से, मुंह में से, आँख पे से स्मीयर लूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई बैक्टीरिया होते ही है। सिमिलरली वजाइना में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ब्लड एक बहुत अच्छा कल्चर मीडियम है, तो जब बैक्टीरिया और ब्लड साथ में आ जाते हैं तो वो और भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और वो ब्लड बॉडी के किसी भी पार्ट को लगाना, फेस ही छोड़ो, मैं तो समझती हूँ गलत है, और मैं कभी भी इसको एडवोकेट नहीं करूँगी। अगर इसमें बहुत कुछ साइंटिफिक रीज़न है, अच्छी बात है, तो शायद कोई एडवांस डर्मेटोलॉजिस्ट इसके बारे में और लाइट थ्रो कर सकते हैं, मगर मैं तो इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करूँगी। क्योंकि इसको एक प्रकार का एक स्मेल भी होता है, एक ओडर भी होता है, एंड इट्स नॉट राइट। अच्छा, एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछी थी कि कुछ लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं पीरियड्स में। आज भी पुराने गांवों के तबकों में छोटी जगहों पे अक्सर देखा जाता है कि कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कपड़े सेफ हैं या नहीं? देखो, जहाँ तक हो सके अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, जैसे बहुत रिमोट विलेज है, आदिवासी लड़कियां हैं, मगर उन्होंने वो कपड़ा धो डालना ज़रूरी है और फिर उसको ठीक से सुखा के, धूप में सुखा के, क्योंकि उसमें फंगस आ सकता है, फिर इन्फेक्शंस होते हैं। मगर अभी लकीली, और हम देख रहे हैं हमारे जो भी अभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो बिल्कुल इंटीरियर तक थ्रू NGOs औरतों को फ्री में भी पैड और हाइजीन के बारे में समझा रहे हैं। तो पैड का इस्तेमाल मुझे लगता है इन 10 सालों में बहुत बढ़ गया है, औरतों की हेल्थ अच्छी हो रही है, तो आई थिंक इट इज़ एक्चुअली गुड कि पैड इस्तेमाल करें। और एक चीज़ मेरा ये कि कुछ दिनों पहले इस पे बहुत बहस हुई थी कि मेंस्ट्रुएशनल लीव मिलनी चाहिए या नहीं।
इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले भी एक मराठी पॉडकास्ट में बोला था कि नॉर्मल मेंसेस अगर उसमें पेन ना हो, उसमें ब्लीडिंग बिल्कुल नेचुरल फिजियोलॉजिक ब्लीडिंग है, तो फिर आपने लीव क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि हमारी कितनी सारी औरतें आज ऑफिस में काम करती हैं, हमारा वर्क एफिशिएंसी कितना कम हो जाएगा अगर ये होता है। तो नहीं, अगर किसी को पेन बहुत है या मेडिकल इश्यूज बहुत है या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसके लिए भी हार्मोनल या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स लेकर वो आ सकती है काम के लिए। मगर मुझे नहीं लगता है कि हर लड़की को हर महीने में 4 या 5 दिन लीव लेना उचित है, अनलेस इट इज़ मेडिकली इंडिकेटेड। पीसीओडी की हमने बात की। पीसीओडी लड़कियों को होता है, पीरियड्स में बहुत इश्यूज आते हैं, और उसके साथ साथ मैंने देखा है हेल्थ में भी काफ़ी दिखता है उसका असर, कि वेट गेन एक्सेस हो जाता है और मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। पीसीओडी से कैसे बचा जा सके? पीसीओडी 4 में से 1 लड़की को देखा जाता है, लड़की में देखा जाता है। पीसीओडी होता है अंडा ना छूटने की वजह से। पीसीओडी पहले भी था, अभी ही है ऐसा नहीं है। जब हम लड़कियां थे, आज मेरी उम्र है 58 इयर्स की, और जब मैं लड़की छोटी थी, बच्ची थी 8-9 साल की, तब मैं देखती थी मेरी दादी और नानी को यहाँ दाढ़ी पे 1-2 बाल आते थे, और मैं जाके बोलती, दादी आपको बाल आए। वो क्या था? वो ओल्ड पीसीओडी था। फिर दादियों को उस उम्र में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपोथायराइड होता था 55-60 साल में। वो क्या था? वो पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम विद पीसीओडी ही था। तो पीसीओडी ऐसी कंडीशन है, हार्मोनल कंडीशन है, और इसका डायरेक्टली वेट के साथ कनेक्शन है। जो भी लड़की को पीसीओ है, उसके 2 हार्मोन्स चेक करना ज़रूरी है, थायराइड और प्रोलैक्टिन। थायराइड हाई होने से लड़की को सुस्ती, अभी नहीं, थोड़े टाइम में जाती हूँ, अभी नहीं, एक और चाय पी लेती हूँ, आज वॉक के लिए नहीं, कल जाती हूँ, सुस्ती, उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। और प्रोलैक्टिन की वजह से मीठा खाने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो ये दोनों की वजह से जब वेट बढ़ता है, तो वेट की वजह से पीसीओडी बढ़ता है, पीसीओडी की वजह से वापस वेट बढ़ता है, तो ये साइकिल शुरू हो जाती है। तो पीसीओडी से बचने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन, यानी वॉक करो, 10,000 स्टेप्स वॉक करो, योगा करो, मीठा कम खाओ, शुगर छोड़ दो। वाइट शुगर पॉइजन है, जितनी नेचुरल शुगर खा सकते हो खाओ। कोई डाइट्स है वो कहते हैं कि जब ज़रूरत है तभी खाइए, खाना आगे दिखा इसलिए मुंह चलाना है, गलत बात है। तो ये, और भगवान के प्रसाद से भी वजन बढ़ता है। मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मगर मैं भगवान का रोज थोड़ा सा खड़ा प्रसाद खा लेती हूँ या लड्डू खा लेती हूँ। नो, शुगर इज शुगर। तो ये, इससे संभल के रहिए। और अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है तो उसकी ट्रीटमेंट लीजिए। आपका थायराइड अबनॉर्मल है, थायराइड करेक्ट कर लीजिए। आपका अगर शुगर अबनॉर्मल है, शुगर करेक्ट कर लीजिए। आपका अगर प्रोलैक्टिन अबनॉर्मल है तो प्रोलैक्टिन करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रोलैक्टिन से मीठा खाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब होने से भी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और एक लड़की जो है ना, वो अपने घर का पूरा, मीन्स एक औरत पूरा वो जो है संभालती है, संतुलन मैं कहती हूँ, वो डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ अगर आपको वक्त नहीं मिला, आप योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। 20 सूर्य नमस्कार आप कहीं भी कर सकते हो। जिम जाने के लिए आपको 3 घंटे की तैयारी होती है। तैयार हो जाओ, जिम जाओ, जिम से आ जाओ, नहाओ, फिर ऑफिस के लिए निकलो। मगर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या घर में हो, आप एक्सरसाइज करो, जिमिंग करो, यू गुड। खुद से जितना हो सकता है घर में ही एक्सरसाइज करो, तो आपकी सेहत बेटर रहेगी। एक्टिव रहो, और आपको मालूम है क्या खाना गलत है और क्या नहीं। और वाइट शुगर बहुत ही बुरी है, बुरी है बहुत। जितना जल्दी आप वाइट शुगर छोड़ दो उतना बहुत अच्छा है। आपको ऑफिस में केक लाया, आप इतना सा खाइए ना, आप इतना केक क्यों खा रहे हो? समोसे, बटाटा वड़ा, ये सब इन बिटवीन मील्स की ये जो चीज़ें हैं ना, और ये चिप्स है या पैकेज जो फूड है, इसमें बहुत वजन बढ़ाने की क्षमता है। तो इसको फ्रेश नाश्ते खाइए आप, उपमा खाओ, पोहा खाओ, अंडा खाओ, सैंडविच खाओ, पराठा खाओ। दिख रहा है मैम, एक्चुअली आपने अपनी एज बताई, कहीं से नहीं लगा कि आपकी इतनी एज है। आपने अपनी डाइट मेंटेन कर रखी है। मैं अल्कोहल को छूती नहीं हूँ। ओह, अच्छा। कभी भी नहीं अभी तक। पानी पीती हूँ ज़्यादातर। एरेटेड ड्रिंक्स को भले
महीने में एक बार किसी के घर में अगर पिया तो थोड़ा सा डाइट कोक, मुझे पता है वो ख़राब है, मगर सब लोग कहते हैं क्या पानी ही पी रही है, इसलिए थोड़ा सा डाइट कोक या फिर नींबू शरबत या कुछ पी। हाँ, तो इसीलिए कहीं से कहीं तक एज का कोई पता नहीं चलता। और चलिए। सोती हूँ, अच्छा योगा करती हूँ। स्ट्रेस में कौन सो पाता है आजकल मैम, इतना स्ट्रेस है लाइफ में। नहीं चाहिए स्ट्रेस, और मैं कहती हूँ हर लड़की ने 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोती नहीं हो तो भी आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन से आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होने से आपका वजन बढ़ता है। आप जब ट्रैवल करती हो तो आने के बाद बॉडी में सूजन क्यों लगती है? स्लीप डिप्रिवेशन से, बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज। तो ये जो सोशल मीडिया का जो चक्कर है ना, अभी आपको भी कल से मैं बोल रही हूँ, आपकी फ्रेंड्स को ये पता चलना चाहिए कि आपका फ़ोन 11 बजे से लेकर 6 बजे तक बंद रहेगा। यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी। दैट्स गुड। जरूरी है अपनी नींद पूरी डिसिप्लिन करना, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। तभी लॉन्ग रन में अच्छी फिटनेस और सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को मेंस्ट्रुएशन और पीरियड से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के, सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। प्लेजर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।